और कमोडिटी सुपरफास्ट में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि 4 ब्रोकर के ऊपर सेबी ने शिकंजा कसा है और कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेड के लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं पाया है। ये खबर सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने दिखाई थी और पहले मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी और उसके बाद इंडिया इन्फोलाइन कमोडिटी को ट्रेड से रोका था और अब जो नया ऑर्डर आया है सेबी का उसमें आनंद लाठी कमोडिटी और जियोफिन कॉमट्रेड को कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए अनफिट करार दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं राजेश बहेती जो कि प्रेसिडेंट हैं एनमी के। इनसे हम जानेंगे कि ये एक्शन कितना सही है और क्या इस एक्शन के बाद जो निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं उनके पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। हमारा मकसद यही है कि क्या जो निवेशक इनके पैसे फंसे हैं क्या उनका पैसा अब मिलेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको एक बार बैकग्राउंडर बता दें, 5600 करोड़ का था NSCL का घोटाला कुल। जुलाई 2013 में ये मामला सामने आया था और करीब 1700 निवेशकों के पैसे फंसे थे। इसमें ये मामला आया था कि NSCL के गोदामों में माल नहीं है, उसके बाद भी ट्रेड होता रहा। 300 ब्रोकर को नोटिस भी गया। अब 4 ब्रोकर को सेबी ने अनफिट करार दिया है। तो इस तरह की कई कार्रवाई अब तक हुई है, कई लोग जेल गए, अलग अलग लेवल पर इसकी जांच भी चल रही है। तो ये तमाम बातें अब तक हुई हैं और इसको लेकर के अभी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो पैसे निवेशकों के फंसे हुए हैं, जिन्हें नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई अब हो पाएगी। चलिए हमारे साथ राजेश बहेती जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट की जो शुरुआती तेज़ी है वो गायब हो गई है। MCX पर सोना 33,350 के करीब है, चांदी का भाव 40,000 के करीब है। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए। अनुज जी, अभी अगर गोल्ड में और सिल्वर में ट्रेड करना हो तो क्या करें? मृत्युंजय जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्ड सिल्वर में हम देखें तो पिछले हफ्ते भी हमने गिरावट देखी थी। हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है करंट रेट से बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 33,580 का रहेगा, टारगेट करीबन 33,200 तक हो सकता है। और सिल्वर में देखिए, सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि करंट रेट से बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 40,450 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 39,500 तक हो सकता है। कच्चे तेल में आज के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड के अंदर भी कल हमने काफ़ी गिरावट देखी थी और हमने जब से ट्रंप ने इंटरफेयर किया है एक सेलिंग रही है। ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर करीबन 3% की गिरावट रही है। तो क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं, करीबन करंट रेट से ही बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4025 का रहेगा, टारगेट करीबन 3850 तक हो सकता है। ओके, मेटल मार्केट में आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी? वहां पर किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? देखिए, मेटल मार्केट में हमने निकल को चुना है। हमें लगता है कि निकल के अंदर सेलिंग करके चल सकते हैं 918 के आसपास। स्टॉप लॉस 935 का रहेगा, टारगेट करीबन 890 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए निकल पर 918 के भाव पर बिकवाली, 890 का टारगेट। अब हमारे साथ सेबी के ऑर्डर पर बातचीत करने के लिए राजेश बहेती जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर, प्रेसिडेंट हैं एनमी के। और आपको एनमी का परिचय दे दूं, एनमी मतलब एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया, और ये एक बड़ी बॉडी है एक्सचेंज के मेंबर की, और उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं राजेश बहेती जी। राजेश जी, 4 ब्रोकर को अभी तक सेबी ने अनफिट करार दिया है कमोडिटी में ट्रेडिंग के लिए NSCL मामले में, तो आपका पहला रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? एनमी का यही मानना है कि ये ऑर्डर बहुत गलत है, ये गलत आधार पे बना है। अच्छा, अब आप समझिए कि ये एक्सचेंज जो सेबी बोलती है ये एक इलीगल एक्सचेंज थी। ये इलीगल एक्सचेंज कतई नहीं थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में एक्सचेंज ऑपरेट करती थी। ये FMC के अंडर में नहीं ऑपरेट करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इसे परमिशन नहीं था ऑपरेट करने का। अब कोई ब्रोकर के लिए अगर एक्सचेंज लीगल है और एक्सचेंज में 10 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं, तो क्या ये ब्रोकर देखेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लीगल है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है? आज NSE में 1000 शेयर ट्रेड करते हैं। अगर NSE ने बाई चांस कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया तो क्या ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसमें क्लाइंट को ट्रेड करा दिया तो ये एक सिंपल सी चीज है कि अगर एक्सचेंज लीगल था और उसने एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च की है, उसकी जो गलती है, उसका जो दारोमदार है वो एक्सचेंज पे होगा या ब्रोकर पे होगा।
सेबी का मानना है कि ब्रोकर को चेक करना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल है कि नहीं। अगर तो इस तरह से तो अगर आज हम एनएसी में पैसा डालते हैं, क्लाइंटों का भी पैसा एनएसी जाता है और वहां से गायब हो जाए तो सेबी बोल देगी कि ब्रोकर को चेक करना चाहिए था कि एनएसी में पैसा है कि नहीं। तो राजेश जी, मेरा आपसे एक सवाल और होगा। आप कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है बिल्कुल गलत है, तो ऐसे में क्या जो 300 ब्रोकर को जब नोटिस जारी हुआ था तब भी गलत था, या सिर्फ ये 4 ब्रोकर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई ये आपको गलत लग रही है? बिल्कुल 300 ब्रोकरों ने वही किया है जो ये 4 ब्रोकरों ने किया है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये 4 ब्रोकर क्योंकि बड़े ब्रोकर थे, इन्होंने बड़े स्केल पे किया है, और जो 300 ब्रोकर हैं वो मीडियम एसएमई सेगमेंट से हैं, उन्होंने सेम ही चीज की है, छोटे स्केल पे किया है। अब आप यही सोचिए 304 ब्रोकर 3 प्लस अभी एक 5वां बड़ा ब्रोकर का ऑर्डर 1-2 दिन में आ जाएगा। क्या 305 ब्रोकर एक साथ मिलके कोई गलत काम करेंगे एक ही कॉन्ट्रैक्ट में? तो ये मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी ने सबको बेवकूफ बनाया है, और वो कौन हो सकता है? वो आपको सोचना है कि वो एक्सचेंज अगर कोई चीज लॉन्च कर रही है तो हम तो गुड फेथ पे उस पे काम करते हैं। नहीं, एक्सचेंज के ऊपर तो कार्रवाई हुई है, एक्सचेंज के ऊपर तो कार्रवाई हुई ही है और बड़ी कार्रवाई हुई है, कई लोग जेल भी गए। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये होगा, जो आपने कहा कि अगर एक्सचेंज एक रेगुलेटेड है, नियम के तहत खोला गया है, और उसमें अगर एक्सचेंज में कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए ब्रोकर कैसे जिम्मेदार होगा? ठीक बात है, लेकिन मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि एक छोटे निवेशक या ट्रेडर जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो ब्रोकर के ऊपर भरोसा करके, ब्रोकर उनके पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या ख़राब है, उनके ऊपर भरोसा करके, ब्रोकर के ऊपर भरोसा करके ट्रेडर बाज़ार में ट्रेड करते हैं, और अगर ब्रोकर का भरोसा गलत निकले, उन्हें नुकसान हो जाए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी ब्रोकर की नहीं होनी चाहिए? और ब्रोकर ने जो प्रोडक्ट ऑफर किया है ट्रेडर को, निवेशकों को, पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो इलीगल है तो क्या ब्रोकर को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो इस पे मैं एक तुलना करूंगा, जैसे मैंने तुलना की थी एनएससी की, एक और तुलना करूंगा। आपको पता है कुछ साल पहले सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम बाहर आया था कि सत्यम कंप्यूटर ने 11 बजे चिट्ठी लिखी थी एक्सचेंजेस को कि मेरे जो भी बैंक बैलेंसेस हैं, मेरे जो कुछ भी हैं सारे फेक हैं। इसके पहले बहुत ब्रोकर्स की हो सकती है बाय रिपोर्ट हो, क्लाइंटों को बोला गया हो कि सत्यम एक अच्छा शेयर है, एक अच्छी कंपनी है, आप ये कंपनी ले लो क्योंकि बैलेंस शीट ऐसा बोलती है। सही? अब तो क्या आप उसी लॉजिक से उन ब्रोकरों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि आपने सत्यम के बैंक में जाके उस अकाउंट में पैसा देखा कि नहीं? हम तो उस पे ही विश्वास करेंगे ना जो सत्यम ने ऑडिटेड बैलेंस शीट बाहर निकाली। अगर हमने क्लाइंट को कोई सत्यम के शेयर खरीदवा दिए ये बोल के कि ये कंपनी अच्छी है, और फिर सत्यम आके बोले कि ये हमने कांड किया है, हमारे पास कुछ नहीं है, सारा फ्लॉप शो था, तो क्या ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, वो आज अगर एक्सचेंज गारंटी दे रही है, एक्सचेंज के वेबसाइट पे ये लिखा है कि ये सारी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये कमोडिटी से बैकअप हैं, हमारे वेयरहाउस में रखे हुए हैं, तो क्या है ब्रोकर को इंडिविजुअल जाके एक एक वेयरहाउस चेक करना होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो सामान है वो वेयरहाउस पे है या नहीं है? ठीक है। अब आपसे मेरा एक सवाल और होगा बहती जी, ये जो मिस सेलिंग का आरोप है, ब्रोकर पर मिस सेलिंग का भी आरोप है कि ब्रोकर ने गलत जानकारी दी इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, और गलत प्रोडक्ट के बारे में बताया, झांसा दिया, मिस सेलिंग की, इस पर क्या कहेंगे आप? एक सिंपल सी बात है, चलो अगर ब्रोकर ने मिस सेलिंग की होती तो क्या अपना पैसा भी लगाते क्या सेम प्रोडक्ट में? आप ये सब ब्रोकर्स को देखिए, इन्होंने क्लाइंट के जितने पैसे लगाए हैं उसमें से 20% अपना पैसा खुद लगाया है। तो 5,600 करोड़ में 1,000 करोड़ जो है ये इन्हीं 304 या 305 ब्रोकरों का पैसा है। कोई भी आदमी ये जानते हुए कि ये प्रोडक्ट गलत है क्लाइंट को दिलवाएगा और खुद भी खरीदेगा क्या? ये सारे ब्रोकरों ने अपने खुद का पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट में लगाया है। ये एक सिंपल ब्याज बदले का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट एक पीरियड का ले रहे थे और 15 या 25 दिन बाद का वही कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे थे, और ये एक्सचेंज गारंटीड था। ये फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से था। खाली ब्रोकरों की ये गलती हुई कि एक्सचेंज को ट्रस्ट किया, लेकिन ट्रस्ट की गलती आप गलती और जजमेंट बोल सकते हैं, उसको मिस सेलिंग नहीं बोल सकते। अच्छा, ठीक है। एक सवाल मेरा सर आपसे और होगा, आप कह रहे हैं कि ब्रोकर की कोई गलती नहीं है
और जिन ब्रोकरों पर कार्रवाई हुई है या फिर जिनको नोटिस जारी हुआ है उसमें से कई ऐसे ब्रोकर हैं जो लंबे समय से मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको मार्केट की हर बारीकियों के बारे में जानकारी रहती है। जब पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट एक्सचेंज में अलाउड था ही नहीं और ये पूरी तरह से स्पॉट एक्सचेंज के मान्यता के खिलाफ था, और जब पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर की तरफ से ऑफर किए जा रहे थे, भले ही वो एक्सचेंज के ऊपर हो, जब ट्रेडर को ऑफर किए जा रहे थे, तब क्या ब्रोकर को ये सवाल एक्सचेंज से नहीं पूछना चाहिए था कि जब आपके यहाँ आप इलीगली इस कॉन्ट्रैक्ट को चला रहे हैं और हम इस कॉन्ट्रैक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, इसको हम नहीं बेचेंगे? क्या ब्रोकर की तरफ से ये सवाल एक्सचेंज से नहीं किए जाने चाहिए थे? तो आज तक एक्सचेंज एनएससी ने 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए, फ्यूचर ऑप्शन लॉन्च किए। क्या हम हर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक्सचेंज से पहले चिट्ठी लें क्या कि ये लीगल है भाई, इलीगल है, क्या है ये? हम तो एक्सचेंज को देखते हैं। अगर एक्सचेंज ने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, अपने वेबसाइट पे लिखा है कि ये, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, एक्सचेंज के वेबसाइट पे थी, हर कोई आदमी देख सकता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देख सकती थी, पहले दिन से सबको मालूम था। कुछ लोग ये बताना चाह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था और सिर्फ ब्रोकरों को मालूम था। ऐसा कैसे हो सकता है? पब्लिकली लॉन्च्ड कॉन्ट्रैक्ट था जिसके स्पेसिफिकेशंस एक्सचेंज की वेबसाइट पे थे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उस एक्सचेंज के ऊपर रेगुलेटर की तरह बैठा था, और आप बोल रहे हैं कि ब्रोकर को हर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ये लीगल है या इलीगल है। चलिए, अब आखिरी सवाल से आपसे, इसके लिए हमको लॉयर के पास जाना पड़ेगा, हम ये करें या नहीं करें? आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि एनमी के प्रेसिडेंट होने के नाते अब आपको लगता है कि जो पैसे, क्योंकि निवेशकों के पैसे फंसे हैं, इसमें तो कोई दो बात नहीं है, सच्चाई है, तो उनके पैसे क्या मिलने की उम्मीद है या उनके पैसे मिले, इसको लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, निवेशकों के पैसे मिलनी चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। लेकिन आज जो एक्शन हो रहे हैं, अभी जो एक्शन हो रहे हैं, वो ये बताते हैं कि निवेशकों के पैसे के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम ब्रोकरों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के उनको सस्पेंड करने के लिए काम कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, चलो आपको माना कि 13,000 क्लाइंट इसमें ट्रेड करते थे, हो सकता है इसमें से 5,000 क्लाइंट को ब्रोकर ने बोला हो कि आप ये प्रोडक्ट में ट्रेड करो। ऐसा भी हो सकता है ना कि इसमें से 5-10 हजार क्लाइंट ऐसे हों जो खुद ब्रोकर के पास आए हों कि भाई ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्त कर रहे हैं या कोई जान पहचान वाला कर रहा है, वो बोल रहा है तो इसमें तो सीधा ब्याज का पैसा है, बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न है, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या वो क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है इस इलीगल ट्रेड करने के लिए और सिर्फ ब्रोकर ही रिस्पॉन्सिबल है? अगर वो क्लाइंट अगर रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने भी सोच समझ के ट्रेड किया और आप इसको इलीगल मानते हैं, तो उसका क्लेम भी नल एंड वॉइड आप बोल रहे हैं। सेबी तो इस ऑर्डर से ये बता रही है कि सब क्लाइंटों के क्लेम नल एंड वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर इलीगल काम करके वो पैसा कमा रहे हैं तो आपका क्लेम भी नल एंड वॉइड है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो कार्रवाई हो रही है, ये पैसा नहीं दिलाने की तरफ बढ़ रही है, या कि पैसे को क्लाइंट के पास वापस करे और जिन लोगों ने जो बोरोअर हैं उनका माल बेच के, उनकी प्रॉपर्टीज बेच के, या जो एक्सचेंज है और एक्सचेंज से कनेक्टेड लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज बेच के निवेशकों को पैसा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश बहेती जी, हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, एग्री मार्केट में आज के लिए आपको कहां पर अच्छा ट्रेड दिख रहा है? देखिए, एग्री के अंदर देखें तो सोयाबीन, अगर हम एडिबल ऑयल्स में देखें तो सोयाबीन हमें लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3745 का रहेगा, टारगेट करीबन 3600 तक हो सकता है। और साथ में अगर हम चने की बात करें तो यहाँ भी हमें लगता है कि सेलिंग करके ट्रेड लिया जा सकता है 4150 पे। स्टॉप लॉस 4210 का रहेगा, टारगेट 4050 तक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में अभी कहाँ पर ट्रेड करना ठीक रहेगा।